नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि उन्हें सिखा सके कि अपने फाइनेंसेस को प्लान करना, फ्यूचर को प्लान करना कितना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट्स करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज से अभी से अपने निवेश की शुरुआत कीजिए, अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो योर मनी ना ही सिर्फ आपको ये बताता है कि कैसे शुरुआत करनी है, बल्कि अगर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी है तो उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स राय लेते हैं। तो अगर आपके पास भी अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो कोई भी सवाल है तो आप योर मनी में आ सकते हैं। तरीका नोट कर लीजिए, आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं इस शो में। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। mf@moneycontrol.com पर ईमेल आप भेज सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है तो आप देख भी सकते हैं, प्लस वहां पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। तो यह है तरीका इस शो में आने का। तो अभी से फोन उठाइए अपना और डिटेल्स हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन विकास पुरी मौजूद हैं। विकास नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज ले उससे पहले आज नेट एसेट वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं। यूजुअली जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक NAV अमाउंट होता है जो हमें स्लोली अलॉट होता चला जाता है जैसे जैसे हम मंथली SIPs करते हैं। तो एग्जैक्टली NAV होता क्या है, क्या ये इंडिकेट करता है और फंड की परफॉर्मेंस से कैसे रिलेटेड है? थैंक यू दीपाली फॉर कॉलिंग मी। सी नेट एसेट वैल्यू दीपाली समझने से पहले हम इसको एक सिंपलीफाइड तरीके से समझते हैं। सो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने उसकी सेविंग्स 2 करोड़ की हैं और उसने लोन लिया हुआ है 1 करोड़ का, तो उसकी नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ की हुई, यानी कि उसके एसेट्स माइनस उसकी लाइबिलिटीज जो है, जो बचता है वो उसकी नेट वर्थ हो जाती है। कुछ इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में जब सभी निवेशक अपना पैसा फंड मैनेजर्स को या फंड हाउसेस को देते हैं तो उस फंड का जो कॉर्पस रहता है वो आगे मार्केट में इन्वेस्टेड है। बट उसके अलावा उसके कुछ खर्चे होंगे, फंड मैनेजमेंट चार्जेस होंगे, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए। उन सबको हटाने के बाद में जब उसकी वैल्यू है, जो वैल्यू अगर वो प्लस में है तो उसकी नेट एसेट वैल्यू प्लस में है, और अगर वो किसी वजह से मान लीजिए मार्केट डाउन हो गया तो नेट एसेट उसका डाउन भी हो सकता है। सो बेसिकली एसेट माइनस लायबिलिटी से जो बचता है दैट इज द नेट एसेट वैल्यू। सो ये एक मापदंड होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को। जब कोई इन्वेस्टर्स बाय करते हैं तो वो उसके NAV को देखते हैं कि उसकी 10 रुपए की NAV थी, वो अभी 11 हो गई, 12 हो गई, या 100 रुपए या 200 रुपए। कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनकी नेट एसेट वैल्यू पिछले जो 20 साल 25 साल पुराने फंड है करीब करीब 1000 के आसपास भी पहुंच गए। ओके, चलिए ठीक है। तो आपको बताया गया है कि NAV एग्जैक्टली होती क्या है। आमतौर पे NAV को हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं और फंड की जो एक यूनिट होती है उसकी ये वैल्यू होती है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको कैलकुलेट भी करना हो कि आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है तो कितने NAV चल कितनी रही है और कितनी यूनिट्स आपके पास हैं, आप उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे शेयर के दाम होते हैं उसी ही तरह म्यूचुअल फंड्स की NAV होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं और उसी के आधार पर निवेशकों को यूनिट का आवंटन होता है जब आप SIP करते हैं। तो ये तो फिर NAV डेली चेंज होती होगी मेरे ख्याल से उस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस के हिसाब से। हाँ दीपाली, तो कैसा है कि म्यूचुअल फंड एक अंडरलाइंग एसेट जो है वो इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक्स एंड शेयर्स में होती है। तो मार्केट के उतार चढ़ाव से उस दिन मार्केट अगर ऊपर गई तो आपके शेयर्स की जो अंडरलाइंग एसेट्स होंगे उस म्यूचुअल फंड में 50 से 60 जो शेयर होंगे, अगर उनकी वैल्यू बढ़ी तो NAV भी बढ़ेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और आपको 1000 यूनिट मिले थे, अगर 10 रुपए की आपने NAV पे वो फंड लिया है और मार्केट ऊपर चली जाती है तो आपके वो जो 1 लाख रुपए है वो 1,10,000 हो गए। तो मतलब क्या हुआ कि आपके नेट एसेट वैल्यू बढ़ गई। अब आपके जो NAV है वो 10 की जगह 11 रुपए होगी। सो ये इसको देखते हुए आप ये डिसाइड मतलब ये देख सकते हैं कि आपका मार्केट ऊपर या नीचे जाने की वजह से NAV पे क्या एक प्रभाव आ रहा है। वो डेली बेसिस पे होता है, जिस दिन मार्केट खुली होती है उसका वो असर उस पे आता है। ओके, चलिए तो ये आपको बताया एग्जैक्टली NAV होती है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन और आपके नॉलेज पर्पस के लिए हमने ये डिस्कशन किया। लेकिन चलिए क्वेरी सब करते हैं शामिल। राजीव है हमारे साथ फोन लाइन पर। राजीव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार दीपाली जी, मेरी एज दीपाली जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी एज है 59 ईयर्स।
मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है, आपके डिपार्टमेंट को। मैंने ऑलमोस्ट 12-13 फंड्स में पैसा डिप्लॉय किया हुआ है आफ्टर माय रिटायरमेंट, और मैं बेसिकली जानना चाहता हूं कि आप मेरा फंड देख करके कृपया बता पाएंगे कि क्या मेरे जो मैंने फंड चूज किए हुए ये सही हैं। मेरे एसेट्स को टारगेट नहीं है, सिर्फ ये है कि मुझे शौक है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का, और मैं CNBC को रेगुलर फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मेरी जिज्ञासा है कि आप मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। ओके, तो इनका जो पोर्टफोलियो है आपके पास है, और इन्होंने फंड्स तो काफी सारे इकट्ठे किए हुए हैं। इनफैक्ट 9 फंड्स हैं इनके पास, इसमें 2000-1000 पर मंथ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टोटल काफी सारे फंड्स इनके पास शामिल है। तो एक बार देखिए, इतने सारे फंड्स की जरूरत है क्या? इसको थोड़ा सा छोटा कर ले यहाँ पे, और साथ ही ये जानना ये चाहते हैं कि ये फंड्स का सिलेक्शन सही है या फिर कुछ बदलाव करने हैं, क्या सजेशन होंगे आपके? राजीव जी, दो चीजें हैं। एक तो आपने शायद कहीं ना कहीं अंडरटोन में खुद ही समझ लिया है कि आपके पास में फंड बहुत ज्यादा हो गए हैं। सो 11-12 फंड्स पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन हो जाती है और ओवर डाइवर्सिफिकेशन फंड की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है उसका। अब आपने जो कैनरा रोबेको के फंड्स लिए हैं या मिराय एसेट के फंड लिए हैं, एक्सिस के आपके पास 3 फंड्स हैं, तो आपने खुद ही जैसे बताया कि आप 59 प्लस हैं, तो इस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा हाई बीटा फंड्स या हाई रिस्क फंड अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। तो स्मॉल कैप कैटेगरी से आप निकल जाए तो बेहतर है। प्लस आपने SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लिया है, वो भी एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, तो अगेन सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स थोड़े से रिस्कियर रहते हैं। सो आपको क्या एडवाइस करूंगा कि कैनरा रोबेको में जैसे आपका 2 फंड्स है, फ्लेक्सी फंड और ब्लू चिप फंड, आप एक की SIP बंद करके उसका जो पैसा है वो दूसरे वाले में टॉप अप कर दीजिए, तो आप उसको मर्ज कर दीजिए। तो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड आप लेके चल सकते हैं, बिकॉज आपको थोड़ा सा वो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, लार्ज कैप का भी और मिड कैप का भी। उसके बाद आपने जैसे मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, तो आप मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और लार्ज कैप उसको मर्ज कर दीजिए, तो आपका एक फंड बन जाएगा वो। उसमें आप मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस फोकस एंड एक्सिस स्मॉल कैप, तो जैसे मैंने बोला कि आप स्मॉल कैप कट डाउन कर दीजिए, तो एक्सिस ब्लू चिप रखिए, क्योंकि अभी ऊपर के 2 फंड्स में आपको ऑलरेडी मिड कैप एक्सपोजर मिल रहा है, तो थोड़ा लार्ज कैप की आपकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए गोइंग बाय योर करंट सिनेरियो। उसके अलावा आपने जैसे मैंने बोला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वो आप बंद कर दीजिए। जो आपने इंडेक्स फंड लिया है UTI का और SBI का, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडेक्स फंड मेक्स मोर सेंस, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी इतनी हाई नहीं होगी। सो इस तरीके से आप 6 से 7 फंड में आप अपना पोर्टफोलियो को कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर थोड़े बदलाव करने की आपको ज़रूरत है। और 3 फंड्स हैं जिसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स, कुछ फंड से आप निकल जाइए, ज़्यादा क्लटर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, 6-7 फंड्स ही काफ़ी हैं आपके पोर्टफोलियो में।